Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Now today we will study chapter number 2 Political Science, Rights in the Constitution. इससे पहले वाली क्लास के अंदर बेटा अपन इसका पार्ट 1 पढ़ चुके थे. आज हम पार्ट 2 यानी जो राइट्स हमारे रिमेनिंग रह गए थे उन राइट्स को हम इस पार्ट के अंदर लेंगे. तो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2. तो अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्रीडम रिलीजन की, यानी आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं. तो उसके अंदर जो पर्सन जो रिलीजन फॉलो कर रहा है वो अपनी चॉइस के हिसाब से उसको फॉलो कर सकता है. कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रह रहा है. तो इस चीज को क्या बोला गया कि भाई ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है, यानी सेकुलरिज्म की शुरुआत ही यहां से हुई. इसलिए क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. अपनी चॉइस के हिसाब से वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है. और इसी को ही डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन के रूप में माना गया. तो इसके ये पार्ट्स में आता है, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप. फेथ का मतलब यहां पर रिलीजन से है, और वर्शिप यानी आपके पूजा पाठ करने के तौर तरीके उससे लिया जाता है. तो इंडिया के अंदर ये कहता है हर एक को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, यानी कोई भी पर्सन एवरीवन इज फ्री टू चूज ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन. कोई भी पर्सन अपने तरीके से अपने रिलीजन को चूज कर सकता है और उसका अनुसरण वो कर सकता है. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर एक चीज क्या चीज इंक्लूड हुई है? द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी आपकी अंतरात्मा की भी स्वतंत्रता उसको मानी गई है. यानी आप ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है वो नहीं. आप जैसा आप अंदर से सोचते हैं, जैसा आपका मन कहता है, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि दिस मीन्स दैट ए पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन. यानी आप अपने आपको लगता है कि भाई मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है तो आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं. आपको लगता है कि मुझे धर्म ये अच्छा नहीं है, दूसरा धर्म अच्छा लगता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. और आपको लगता है कि यार कोई सा भी धर्म मैं तो फॉलो नहीं करता, मैं तो नास्तिक हूँ, तो आप इंडिया के अंदर रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किस ना कोई रिलीजन को फॉलो करना है. आप बिना किसी धर्म को भी फॉलो किए हुए नास्तिक रहते हुए भी इंडिया के अंदर अपने कंट्री के अंदर आप रह सकते हैं. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. तो इसका मतलब ये क्या कहता है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसका उस धर्म के हिसाब से प्रचार प्रसार अनुसरण कर सकते हैं. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन. अब यानी इसके अंदर ये नहीं कि आपको दे दिया कि साहब फ्रीडम है तो आप कुछ भी करें रिलीजन को. एवरी राइट हैज इट्स ऑन लिमिटेशन. उसकी अपनी अपनी सीमाएं हैं. जस्ट लाइक जैसे कि आपका राइट टू फ्रीडम था, उसके अंदर भी ये. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं. उन सीमाओं के अंदर रह करके ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं. तो क्या क्या लिमिटेशंस नहीं है इसमें? कि द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स. जस्ट लाइक अपने हिंदू सोसाइटी के अंदर ही आगे इसलिए बता रखा है कि कई तरह की सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां सोसाइटी के अंदर विद्यमान थी. तो गवर्नमेंट या राज्य सरकार जो भी है वो रिलीजियस मैटर के अंदर सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है. अब सामाजिक बुराइयां जैसे जो फैली हुई थी पास्ट के अंदर, सती प्रथा, यानी
वाइफ का अपने हस्बैंड के साथ ही, अगर उसके हस्बैंड की पहले डेथ हो जाती है तो सती हो जाती थी, उसकी आग के अंदर ही कूद जाया करती थी। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। बाइगमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस, धर्म के नाम के ऊपर नर बलि दी जाती थी। तो ये कहाँ का उचित है कि किसी पर्सन को आप जान से ही मार दे धर्म के नाम के ऊपर? तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अल्टीमेटली बैन कर दिया, यानी हमारे रिलीजियस मैटर के अंदर वो फिर इंटरफेयर कर सकती है इस तरह की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। तो सच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनका आप अपोज भी नहीं कर सकते कि भाई आप इसको धर्म के नाम के ऊपर है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का साहब ये वायलेशन हो रहा है इसलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को आप अपोज नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर्सिबल कन्वर्जन। अब ये भी है कि राइट टू फॉलो रिलीजन। अब राइट टू फॉलो रिलीजन का मतलब ये नहीं कि आप है जो क्या बोलते हैं अपने धर्म के अंदर किसी दूसरे धर्म के लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराएं, तो डेट इज टोटली रॉन्ग। अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से आप अपनी चॉइस के बेस के ऊपर अपना रिलीजन चेंज करता है, डेट इज द अदर थिंग। बट फॉर्सिबली आप उसको कोई टेम्पटेशन दे, कोई लालच वगैरह दे करके आप जबरदस्ती उसके अंदर एंटर हों और उसको अपने धर्म के अंदर एंटर कराएं, तो वो आप नहीं करा सकते। तो इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन। यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें क्या बताता है कि आप अपने धर्म के अंदर जो आपके विचार हैं आप उनको दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन दूसरे लोगों को अपनी बातों से अपने धर्म के आधारित जो आपके विचार हैं उनसे उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन उनको कोई लालच दे करके या डरा करके धमका करके अपने धर्म के अंदर आप परिवर्तन नहीं करा सकते। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आता है आपका इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इसी के अंदर ही। तो यहां पर कह रहा है कि गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आज मान लो कोई पर्सन उसको सरकारी नौकरी लेनी है तो गवर्नमेंट है जो क्या बोलते हैं रिलीजन के बेस के ऊपर किसी भी पर्सन के साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकती है। द इंस्टीट्यूशंस रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन। अब साथ में ये भी कह रहा है कि और चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो या दूसरी जो चीज़ें जिनको कि जो कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं या राज्य सरकार के द्वारा उनको ऐड दी जाती है, तो उन स्कूल्स में उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसी भी धर्म विशेष के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है और ना ही दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। वो किसी धर्म के पर्सन का या पर्टिकुलर किसी रिलीजन का फेवर कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती, यानी किसी धर्म के बेस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अब आता है बेटा अपना नेक्स्ट राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स है, एज वी नो दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री and different kinds of persons are living in our country and they follow different culture, custom, traditions, etc. तो डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, इसलिए ही कहा जाता है इंडिया के अंदर अनेकता में एकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बिलीव करता है कि डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। तो देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। यानी एक सबसे बड़ा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, इज द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। यानी माइनॉरिटी के लोगों के पास भी ये राइट है कि वो अपने कल्चर को मेंटेन करके प्रिजर्व करके कंजर्व करके रख सकते हैं। अब ये जो माइनॉरिटी का जो स्टेटस है
वो रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई ये जो रिलीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो माइनॉरिटी स्टेटस। रिलीजन के साथ में इसमें अदर टू थिंग्स भी इंक्लूड है, जस्ट लाइक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज का भी इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। तो माइनॉरिटीज आर ग्रुप्स दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन। तो माइनॉरिटीज वो ग्रुप्स हैं जो कि जिनका एक अपनी कॉमन लैंग्वेज है, अपना खुद का रिलीजन है, कंट्री के एक पर्टिकुलर पार्ट में रहते हैं जहाँ पर कि वो अपना कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजन को फॉलो करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है उससे ये लेस नंबर में बिल्कुल कटे फटे अलग थलग रहते हैं। तो सच कम्युनिटीज़ हैव ए कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ देयर ओन। तो इस टाइप की जो कम्युनिटीज़ हैं उनका अपना कल्चर है, उनका अपना कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट्स है। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का उनके पास में राइट है, और साथ में इन चीज़ों को डेवलप करने का भी उनके पास में राइट है कि वो उसको अपने ऐसा तरीके से डेवलप कर सके। तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यानी जितने आप चाहे वो कल्चर के बेस के ऊपर हो, चाहे वो कस्टम के बेस के ऊपर हो, या फिर लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर हो, कोई से भी माइनॉरिटीज़ का ग्रुप है वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकता है, और बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो अपने इंस्टीट्यूशन को सेटअप करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि अपने कल्चर के बारे में अपने बच्चों को बताएगा, तो उस तरीके से वो अपना इंस्टीट्यूशंस के अंदर कल्चर को भी डेवलप कर सकते हैं। द गवर्नमेंट विल नॉट while granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the basis that is under the management of minority community। अब गवर्नमेंट, अब इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार ऐड भी देती है। तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटीज़ को प्रिजर्व करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ में अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऐड दी जा रही है तो धर्म के नाम पर या किसी दूसरी चीज़ों के नाम पर उनके साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अब आता है हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। यानी अगर आपके पास में वट एवर एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू आर हैविंग, इफ एनीवन whether the government or like another person or powerful person violates the fundamental rights, then what will you do? You are poor, you are powerless. It means आपके पास वो राइट अगर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई आपके इन राइट्स को आपसे छीन रहा है तो वायलेट कर रहा है तो इसलिए इस राइट्स के बिना वो सारे राइट्स अधूरे रह जाते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर बी.आर. अंबेडकर ने इसको क्या कहा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इट इज सो बिकॉज दिस राइट गिव्स द सिटीजन द राइट टू अप्रोच हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड इन द केस ऑफ देयर वायलेशन। यानी अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो पर्सन सीधा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकता है, उसके अगेंस्ट के अंदर अपनी अपील दायर करा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन इशू ऑर्डर एंड गिव डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि अगर उसको लगता है कि ये जो राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनका कोई दूसरे पर्सन से छीन रहा है,
तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गवर्नमेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। अब रिट जो इशू करता है तो वो भी कई तरह की रिट्स होती हैं। तो द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर, जिसको यानी उसके ऊपर अलग अलग ऑर्डर को जो इशू कर रहा है उनको क्या कहा जाता है, रिट्स कहा जाता है। तो रिट, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या चीज है, जो कोर्ट के थ्रू स्पेशल ऑर्डर इशू किए जाते हैं, उन ऑर्डर्स को फॉलो करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट को जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, उन डायरेक्शन को ही क्या कहा जाता है, रिट कहा जाता है। अब ये रिट भी कई तरह की होती है। तो सबसे पहला हैप्स कॉर्प्स रिट का नेम है। सीधा सीधा बोले तो हिंदी में भी बोल के बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून, यानी इसके अंदर ये कहता है कि रिट ऑफ हैप्स कॉर्प्स मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर उस पर्सन का, किसी भी दूसरे पर्सन को जो अरेस्ट कर लिया गया है, तो कोर्ट कहता है कि आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन उसको उसके सामने आप हाजिर कीजिए। और इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वो एक अनलॉफुल मैनर से है, या कोर्ट उसके अरेस्ट करने के तरीके से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उस पर्सन को फ्री भी करा सकता है, और सहमत है तो उसको अरेस्ट भी करवा सकता है, या फिर उसको उसके ऊपर आदेश जारी कर सकता है। सेकंड आता है हमारी रिट मैंडामस। तो दिस रिट इशू when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty। तो यहां पर ये कह रहा है कि जब कोर्ट को ये लगता है कि भाई जो ऑफिस होल्डर है, यानी जो अधिकारी है, वो सही तरीके से अपने ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसके ऊपर रिट इशू कर सकता है। या कोर्ट, उसको लगता है कोर्ट को कि वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट के अंदर भी वो रिट इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है। तो वो क्या कहलाता है, मैंडामस। अब आता है प्रोविजन, रेस्ट्रिक्शंस। तो दिस रिट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट। अब ये किसके थ्रू किया जाता है, हाई कोर्ट के थ्रू, या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लगाई जाती है। When a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction, जब कोर्ट को, लोअर कोर्ट को लगता है कि जो केस उसके सामने आया गया है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो उसके ऊपर ये रिट इशू कर सकता है, प्रोविजन। अब आता है हमारा क्वो वारंटो, ये भी एक तरह की रिट है। इसके अंदर ये कहता है कि इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशूज द रिट ऑफ क्वो वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट्स दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। तो यहां पर उसको बताया गया कि जो पर्सन किसी एक ऑफिस के ऊपर अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है, तो वो पर्सन जो अधिकारी के रूप में बैठा हुआ है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है, तो कोर्ट उसको हटाने के लिए एक डायरेक्शन इशू कर सकता है। अब आता है आपका सैरिटी और तो इस रिट के अंदर कहता है कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। यानी उस
कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर इशू कर सकता है कि जो केसेस उसके पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको वो अपने पास में कॉल करवा सकता है। यानी कहने का मतलब लोअर कोर्ट के थ्रू उसको हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर उस केसेस को किया जा सकता है। तो बेटा ये थे हमारे राइट्स। अब आता है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये फंडामेंटल राइट्स से अलग हट करके है। इसके अंदर जो एक कमीशन यानी जो आयोग जो बिठाया गया है वो अपनी सेल्फ की इंक्वायरी करता है या कोई पिटिशन उसके सामने लाई जाती है किसी विक्टिम के थ्रू कि भाई उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर अपनी इंक्वायरी करता है और अपने सजेशन गवर्नमेंट के पास में या कोर्ट के पास में देता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि द कमीशन फंक्शंस इंक्लूड इंक्वायरी एट इट्स ऑन इनिशिएटिव और ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय विक्टिम इनटू कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये उसके सामने जो तथ्य आते हैं उसकी जानकारी के ऊपर अपनी जांच करता है। तो ये और क्या क्या करता है, यानी केवल ह्यूमन राइट्स को सेव करने का मेन काम है। अब इसके लिए वो जेलों में जाता है, कैदियों की कंडीशन को देखता है कि जो बंदी है उनके साथ में सही उनको राइट्स मिले हुए हैं नहीं मिले हुए। अंडरटेकिंग प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर है जो क्या बोलते हैं अपनी रिपोर्ट्स को रिसर्च को आगे बढ़ाता है, भाई ह्यूमन बीइंग को वेल बीइंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है। द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, लेकिन ये कमीशन के पास में पावर नहीं है कि वो जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है या उसको लगता है कि उसके थ्रू गिल्टी है या जो चीज़ उसको लगती है चीज़ गलत हो रही है उसके ऊपर वो किसी को दंडित नहीं कर सकता। It can merely make a recommendation to the government or recommend it to the court to initiate proceeding based on the inquiry that it conducts। वो केवल गवर्नमेंट को या कोर्ट को क्या कर सकता है, अपनी सिफारिश कर सकता है कि भाई मेरे उसको ये लगता है कि ये चीज़ गलत है तो उसके अकॉर्डिंग इसको सही किया जाना चाहिए। यानी कोई आदेश जारी नहीं कर सकता, केवल एक अपनी एक एडवाइस दे सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अब आता है। तो इसके अंदर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लगाए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज है विच इज नॉट जस्टिसेबल आर फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। यानी वो जस्टिसेबल नहीं है और ना ही वो कोई है जो क्या बोलते हैं एनफोर्सेबल है। और गवर्नमेंट से ये आशा की जाती है कि भाई पब्लिक के बेटरमेंट के लिए इनके ऊपर कुछ लॉज वगैरह बनाए जाए। तो ये बताते हैं दीज ले डाउन दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाई सिक्योरिंग एंड protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall form in all institutions of national life। तो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, पीपल के राइट्स को सिक्योर करे, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है इफेक्टिवली। ए सोशल ऑर्डर यानी समाज के हित के लिए सभी को सामाजिक न्याय मिले, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस मिले, तो उसके राइट्स के लिए वो उनको प्रमोट कर सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो पहले से अवेयर थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज किसका रहेगा, इक्वलिटी का, वेलबींग ऑफ द सिटीजन का। और साथ में उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी था कि दे आल्सो थॉट दैट सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन वाज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स। यानी कुछ ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए।
तो एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बी बाउंड टू बाय सर्टेन पॉलिसी डिसीजन। तो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि भविष्य के अंदर काम करने के लिए कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो जो समस्याएं आ रही हैं उनको सोल्व करने के लिए उसने क्लियर कह दिया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है केवल एक ये सिद्धांत है, ऑर्डर नहीं है। गवर्नमेंट उनको अप्लाई कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, उसके ऊपर बाध्य नहीं है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस को इशू करा गया है जो कि लीगली एनफोर्सेबल नॉट मेड, यानी कानून के थ्रू उनको जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। तो ये कहता था कि इफ ए गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइन वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी। यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अगर गवर्नमेंट उनको फॉलो नहीं करती है तो हम उसके अगेंस्ट के अंदर कोर्ट में जाकर के कोई अपील नहीं कर सकते। इट्स अप टू ऑन द गवर्नमेंट, कि पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको अप्लाई करवाए या नहीं कराए। तो इस तरह से दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिशिएबल, दैट इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशरी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन जुडिशरी के थ्रू उसको अप्लाई नहीं करवाया जा सकता। तो इसके लिए एक सेपरेट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे दी गई है। तो जो सेपरेट लिस्ट दी गई है इन गाइडलाइंस की, उसी का क्या बोला गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट के अंदर इसको बोलते हैं DPSP। अब डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, तो यहां पर कह रहा है कि द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड एडॉप्ट, यानी हमारे क्या लक्ष्य होंगे, क्या हमारे उद्देश्य होंगे एक समाज के रूप में जिसके थ्रू हमें क्या किया जाए, जिसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, कुछ जो राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल शुड एंजॉय, यानी प्रत्येक पर्सन उसको एंजॉय कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। और नेक्स्ट है एंड सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड एडॉप्ट, कुछ पॉलिसी जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है। तो गवर्नमेंट भी है जो क्या बोलते हैं टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट में लाने का काम करते रहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेस के ऊपर कई तरह के लॉज बनाए, जस्ट लाइक जैसे कि जमींदारी एबोलिशन बिल, जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, बैंकों को नेशनलाइज किया गया, और कई सारे फैक्ट्री लॉज बनाए जिसके अंदर की दो काइंड्स ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, उनका कोई किसी भी तरीके से कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, काम कर रहा है पर्सन कम से कम उसको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जो कि, और कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। तो सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन। अब इसकी एफर्ट्स के थ्रू इसके अलावा कुछ और भी चीजें आई, जस्ट लाइक राइट टू एजुकेशन, सभी लोगों को राइट प्रोवाइड किया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूरे कंट्री के अंदर लागू किया गया, जिसको कि अपन बोलते हैं कि थर्ड लेवल गवर्नमेंट। पार्शियल राइट टू वर्क, यानी सभी को एक तरह से काम करने का अधिकार, काम मिलने का अधिकार उनको प्रोवाइड किया गया, जिसको कि मनरेगा के थ्रू या दूसरे चीज़ों के थ्रू उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो 1976 के अंदर संविधान के अंदर 42nd अपॉइंटमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, और इसके अंदर एक लिस्ट बनाई गई कि भाई आपके पास में राइट्स हैं सिटीजन का, तो उनकी ड्यूटीज भी क्या क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, अब सिटीजन की ड्यूटीज क्या है, तो इसके लिए 1976 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अपॉइंटमेंट किया गया और बिल को पास किया गया।
तो among other things this amendment is inserted a list of fundamental duties, यानी इसके अंदर सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया गया। उसमें 10 ड्यूटीज बताई गई। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट एनफोर्सिंग दीज ड्यूटी, तो उसके 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इसको एनफोर्स करने के लिए नहीं कह सकता। हाँ, ये कहता है कि सिटीजन के रूप में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, कंट्री के अंदर भाईचारा बनाए रखना है, हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन साथ में ये भी कहता है कि आपको जो राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स किसी ड्यूटी के साथ बंधे हुए नहीं है कि आप इस ड्यूटी को फॉलो करेंगे तो आपको कोई ये राइट प्रोवाइड होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये राइट प्रोवाइड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस सेंस के कहता है द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बेस के ऊपर आप फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते, यानी किसी भी पर्सन से ड्यूटी के बेस के ऊपर उसके राइट्स को छीना नहीं जा सकता। अब इसके ऊपर ये कहता है रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को कुछ चीजें करने से रोकते हैं, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्नमेंट को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ, वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो however at times when government intends to implement directive principle of state policy, it can come in conflict with the fundamental rights of the citizen। तो यहाँ पर ये बताता है कि जब गवर्नमेंट intends to implement directive principles of state policy, it can come conflict with fundamental rights of the citizen, यानी गवर्नमेंट जब फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको आगे बढ़ाती है तो उसके बेस के ऊपर फंडामेंटल राइट्स के साथ में कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब इसलिए एग्जांपल दिया है कि जब गवर्नमेंट है जो क्या बोलते हैं कोई लॉ पास करती है, जैसे गवर्नमेंट ने उस समय एक लॉ पास किया कि भाई जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, तो इसका अप्रोच किस बेस के ऊपर हुआ कि आप राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जरूरत माना गया कि भाई जो एक पर्सन की नीड से ज्यादा आपको है जो क्या बोलते हैं पूरी सोसाइटी की नीड जरूरी है, उसको फुलफिल करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए अमेंड किया जिससे कि स्टेट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके। तो इसके ऊपर लंबी लड़ाई चली। तो गवर्नमेंट का क्लेम था कि वो जो राइट्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हनन कर रहे हैं, जबकि कोर्ट का ये व्यू है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको लिमिटेड नहीं किया जा सकता और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पर्पज को फॉलो कराने के लिए आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड, इसके ऊपर सब दोबारा डिबेट चालू हो गई और वो कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट के रिलेटेड थी। गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट ये कहती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कोर्ट जो कहता था वो कहता था कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो। तो इस कंट्रोवर्सी को सेटल किसके थ्रू किया गया? केशवानंद भारती केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया वहां पर किया गया और उस कोर्ट ने फिर एक क्लियर ऑर्डर दे दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक फीचर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आपका मतलब पार्लियामेंट उनको चेंज नहीं कर सकते। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स क्या हैं? सिंपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, सिंपल चीज़ें। पॉलिसीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो अल्कोहलिक वगैरह इसका प्रोविशन किया जाए,
कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, जो स्लॉटर हाउस वगैरह हैं उनको बंद किया जाए, विलेज पंचायत को प्रमोट किया जाए। और जो नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं वो है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी को लाइवलीहुड प्रोवाइड हो, मैन वीमेन वगैरह को, और समान काम के लिए समान वेतन मिले, और राइट अगेन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी का भी, राइट टू वर्क, राइट टू चिल्ड्रन, टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये कॉमन चीज़ें उसके अंदर बताई गई। सो स्टूडेंट, ये पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। थैंक यू।